गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे हमने पहले देखेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, यानी ऐसे हम इसका यूज़ करके ऐसे प्रिज्म बना सकते हैं जो टोटली रिफ्लेक्ट करते हों लाइट रेज को। यानी प्रिज्म के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हम ऐसे प्रिज्म बना सकते हैं कि लाइट एंटर करते ही उसके एक फिक्स से रिफ्लेक्ट हो जाए। वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिले। तो ऐसे ही हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म को हम मान सकते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसके दो साइड्स, दो फेस इक्वल साइड के हों। तो आइसोसेलेस में क्या होता है कि उसका जो बेस, दोनों बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मान लो ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि अगर इनका सम देखोगे तो इंटरनल एंगल का सम, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाने के लिए हमको दो एंगल 45 की चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री का चाहिए। तो अगर इस तरह से इस तरह का अगर हम कोई फेस, एक प्रिज्म बना सकें, तो इसके फेस से अगर लाइट एंटर होती है किसी एक साइड से, मान लो इस साइड से लाइट नॉर्मली एंटर होती है, इस फेस के बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर एंटर होती है, तो लाइट एंटर होती है। तो नॉर्मल जब लाइट एंटर होती है तो एयर टू ग्लास में जा रही है, बट ये नॉर्मली एंटर हो रही है, इसका मतलब ये डेविएट नहीं होगी, सीधे जाएगी। लेकिन ये अगले फेज से गुजरेगी नहीं, ये अगले फेज से ऐसे पास आउट नहीं होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल से और नॉर्मली सीधे चली जाएगी बिना डेविएट हुए। तो इस तरह से हम पी और आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो ये जो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल से ये यहाँ पर इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है उतने ही एंगल से। तो यहाँ पर हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर हम इन प्रिज्म का यूज़ क्या कर सकते हैं? तो इन प्रिज्म का यूज़ क्या है कि रे लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल से डेविएट करना, 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल से डेविएट करने का काम होता है। तो ऐसे ग्लास प्रिज्म जो लाइट रे को 90 या 180 डिग्री से डेविएट करते हैं, तो हम यहाँ पर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का, इनको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहा जाता है, जिनमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन का यूज़ करते हुए बनाते हैं। जैसे ग्लास के लिए अगर हम देखें, ग्लास का जो आपका म्यू ए बी होता है, म्यू ए जी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो होता है 1.5। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल होता है, अगर 1.5 के लिए अगर हम क्रिटिकल एंगल निकालें तो इसका जो क्रिटिकल एंगल सी होता है वो आता है लगभग 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल आता है 42 डिग्री। तो जब लाइट रे इंसिडेंट होगी नॉर्मली किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, ऐसा प्रिज्म किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नॉर्मली जब लाइट इंसिडेंट होती है, ये इसका सरफेस है, इसकी नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, इसके फेस से पास होता है और दूसरे फेस पर गिरता है। इंसिडेंट दूसरे फेस पे होता है। जब ये दूसरे फेस पे इंसिडेंट होता है तो ये 45 डिग्री के एंगल से इंसिडेंस होता है। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल से इंसिडेंस होता है। तो यहाँ पर इसका क्रिटिकल एंगल लगभग 42 है और ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो आपको पता है जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी दूसरे साइड से तो ये क्या हो जाएगी, तो बाय मेकिंग लाइट टू फॉल ऑन अ साइड फेस ऑन हाइपोटेन्यूज फेस,
द रे ऑफ लाइट कैन बी डेविएटेड थ्रू 90 डिग्री। तो अगर आप देखें तो ये टोटली लाइट कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी, 45 और 45 ये, तो 45 45 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर रिफ्लेक्शन, एक तो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास मिरर्स भी होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं। तो हमको यहाँ पर कुछ एडवांटेज मिल सकते हैं, यानी टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का हमको सिल्वर्ड प्लेन मिरर से ज़्यादा एडवांटेज मिल सकते हैं। जैसे क्या क्या एडवांटेज हैं इसके प्रिज्म के मिरर के बजाय। पहला, जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है डज नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग, यानी उसको कोटिंग की जरूरत नहीं होती। हम पीछे से कोट करते हैं ना सिल्वर का, तब एक प्लेन मिरर बनता है, तो इसमें कोई कोटिंग की जरूरत नहीं होती आपको। दूसरा, a silvered plane mirror always absorb some light। प्लेन मिरर क्या करता है, जब भी इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ लाइट के पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि इन अ गुड मिरर, जो अच्छा मिरर होगा, ये क्या करता है, कुछ लाइट के पार्ट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अबाउट 90 to 95%। यानी जो अच्छा एक मिरर होगा उसमें जो जितनी भी लाइट होती है वो जितना लाइट होता है उसका 90% या 95% रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर, लेकिन अगर हम हाउएवर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की बात करें, लगभग 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जर्व करने वाला सिल्वरिंग नहीं है। रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या एडवांटेज है, जो थिक प्लेन मिरर होता है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। कोई प्लेन मिरर अगर बहुत मोटा है, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, लाइट जाएगी, फिर इसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। और थिक प्लेन मिरर causes multiple reflections, therefore along with the image produced due to the first reflection, पहले रिफ्लेक्शन से जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, एट सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस पे जो पहली इमेज मिलेगी आपको,
सेवरल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सेवरल इमेजेस मिलेंगी. अदर इमेजेस formed is not very bright. वो उतनी ब्राइट नहीं होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो गया, एनर्जी कम हो गई तो ब्राइट नहीं होंगी. सिंस इन टोटली और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की बात करें तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में क्या होगा, ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड. इसमें केवल एक ही इमेज फॉर्म होगी. कैसे? क्योंकि हेंस द इमेज ऑब्टेन्ड, जो इमेज मिलेगी क्योंकि इसमें एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ऑब्टेन्ड इज़ वेरी ब्राइट. ये बहुत ब्राइट होगा आपका, इज़ वेरी ब्राइट. तो ये हमको एक इसका ये एडवांटेज मिल गया. अगला एडवांटेज, विथ कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ मिरर. जब हम मिरर का यूज़ लगातार करते रहेंगे, विथ कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ मिरर, इट्स सिल्वर्ड सरफेस, जिसका सिल्वर्ड सरफेस होता है, मे गो बैड. यानी वो सिल्वर्ड सरफेस हो जाता है, वो धुंधला हो जाता है, यानी वो घिस जाता है, यानी सिल्वर्ड सरफेस आपका बैड हो जाता है, यानी थोड़ा ख़राब हो जाता है. देन द मिरर विल प्रोड्यूस, तो मिरर कैसे इमेज प्रोड्यूस करने लगेगा फिर, मिरर विल बहुत लंबे टाइम तक अगर इसी एक ही मिरर का यूज़ करोगे तो उसका जो पीछे प्रोसेसिंग होता है वो ख़राब हो जाता है. इमेज तुम बनाएगा वो, लेकिन बहुत पुअर इमेज बनाएगा. इमेज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही पुअर क्वालिटी की इमेज बनाएगा. जबकि रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में क्या होगा, इज फ्री फ्रॉम सच ट्रबल. तो ऐसी दिक्कत प्रिज्म में, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में नहीं आती है जैसे मिरर में आती है. पांचवा एडवांटेज, ड्यू टू imperfect and non-uniform silvering of the mirror. ज़रूरी नहीं है कि मिरर में जो हम कोटिंग करते हैं सिल्वर की वो परफेक्टली हम एक जैसा करते हैं, क्योंकि उसमें एक जैसा सिल्वरिंग चाहिए. एक जैसा नॉन यूनिफॉर्म होता है, इम्परफेक्ट होता है, कहीं पर ज़्यादा सिल्वरिंग होती है तो कहीं पर कम होती है. तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर सिल्वरिंग होगी इम्परफेक्ट और नॉन यूनिफॉर्म, द इमेज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ से जो इमेज मिलेगी हमको वो कैसे मिलेगी, ऑब्टेन्ड विद द मिरर. जो मिरर पे इमेज मिलेगी हमको कैसे मिलेगी, इज़ ऑफनली, वो अक्सर हमको कैसे मिलेगी, डिस्टॉर्टेड मिलेगी, डिस्टॉर्ट वाली ख़राब इमेज मिलेगी, अच्छी इमेज नहीं मिल पाएगी. तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेज थे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के मिरर के बजाय. तो हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का रिफ्लेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. ये तो पहला था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाने के लिए हम, ये पहला एप्लीकेशन मिल गया. दूसरा एप्लीकेशन देखिए माइरेज में होता है. माइरेज में क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो हमको डेजर्ट्स या कोल टार्ड रोड में मिलता है. और गर्मी के दिनों में जब डेजर्ट में या रेगिस्तान में आप जाते हो या कोलतार वाली सड़क में जाते हो तो वहाँ पर माइरेज देखने को मिलता है. ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है एक्चुअली, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको. आपको भ्रम होता है एक मिरेज का. तो ये डेजर्टेड और कोलताड़ रोड्स में होता है, डेजर्ट्स में एंड कोलताड़ रोड्स. यहाँ पर आपको देखने को मिला और हॉट समर में देखने को आपको ये मिलेगा.
जब गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा जून जुलाई में, तो उस टाइम को ये देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ट्री हो गए, पेड़ हो गए, बिल्डिंग्स होंगी, तो ये क्या होता है, ये आपको उल्टी नज़र आती हैं और जो ऑब्जर्वर देखने वाला होता है उसको ये लगता है कि ये इमेज उल्टी दिख रही है ना। जैसे वाटर पूल में आपको उल्टी इमेज देखने को मिलती है ना, वाटर जो पूल ऑफ वाटर होता है, पानी का जो पूल होता है उसमें जो बिल्डिंग उसके पीछे होती है उसको वो पूल में उल्टी नजर आती है, इन्वर्टेड नजर आती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि हॉट समर डे में जो आपको इमेज होती है वो भी उल्टी नज़र आती है। जैसे रोड पे मान लो, जैसे ये आपकी रोड है और यहाँ पर ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है। तो आप जब देखोगे मिराज में ये रोड है, मिराज में होता क्या है, एक्चुअली मिराज के दिनों में हॉट एयर दिनों में जो लेयर्स होती है ना, ये मान लो लेयर्स हैं, ये लाइन में जो बना रहा हूँ ये लेयर्स हैं ऑफ एनवायरनमेंट है, जो परत हैं लेयर एनवायरनमेंट की, ठीक है, लेयर्स हैं। हीट के कारण जो होता है, जो अर्थ की सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और जो टेम्परेचर होता है अर्थ के नज़दीक सरफेस पे वो मैक्सिमम हो जाता है। और इस कारण से टेम्परेचर के मैक्सिमम होने से जो हवा होती है, एयर होती है, वो क्या होती है, हल्की होने, उसके मॉलिक्यूल हल्के हो जाते हैं और हल्के हल्के ऊपर उठने लगती है, जो एयर होती है ऊपर उड़ जाती है। अब जब एयर ऊपर उठ जाती है तो जो डेंसिटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो धीरे धीरे हल्का सा बढ़ जाता है। जो ऊपर ऊपर की लेयर होती है वहाँ पर, क्योंकि जो नीचे की लेयर होगी वो वहाँ तो बहुत गर्मी हो गई, तो वहाँ से एयर जो है ऊपर उड़ गई, और जो ऊपर उड़ गई तो यहाँ पर डेंसिटी कम, तो ऊपर जब एयर चली जाएगी वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, तो ऊपर वाले की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाएगी और नीचे वाले लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दो तरह की मीडियम बन गई, एक हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो डेंसर मीडियम होगा, और जो नीचे होगा बिल्कुल सरफेस के, अर्थ के सरफेस के, ग्राउंड के सरफेस के, वहाँ पर रेयर मीडियम बन जाएगा जो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होगा। तो जब रे क्या होगी, रे आपको पता है, जब आप ट्री देखोगे तो रे यहाँ से ट्रैवल करते हुए आएगी, जब रे यहाँ से ट्रैवल करते हुए आएगी तो हाईली डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आएगी, क्योंकि वहाँ पर डेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया ऊपर और नीचे कम हो गया। तो ऊपर जब लो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर लाइट आएगी, तो लाइट क्या होगा, डेंस से रेयर की ओर आने पे ये जो, अगर हम नॉर्मल खींचेंगे ऐसे धीरे धीरे, तो वो क्या होगी, आपकी नॉर्मल से दूर हटने लगी। मान लो यहाँ से रे लाइट आ रही है इसके टिप से, तो ये पहली लेयर है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये पहली लेयर से अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो ये अगर रे लाइट ऐसे आ रही है तो ये थोड़ा सा अवे हटेगी, दूर हटेगी, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरी यहाँ पर दूसरे लेयर पर हम नॉर्मल खींचेंगे तो रे इंसिडेंट लाइट होगी, थोड़ा और दूर हटेगी इस तरह से, तो यहाँ पर हम खींच सकते हैं, फिर ये इस तरह से आएगी, तो अब ये हटते रहेगा, फिर यहाँ नॉर्मल खींचेंगे तो इस तरह से आएगी। लास्ट में जब ये ग्राउंड पर टकराती है तो ग्राउंड से टकराने पर क्या हो जाती है, ग्राउंड से टकराने से पहले पहले ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि इतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इस तरह से आती है रिफ्लेक्ट होगी और हम हमारे सीधे आँखों पर पड़ती है, ये हमारे आँखों में गिरती है, तो हमारी आँख इस तरह से आती है। लेकिन अब हम इसको क्या कैसे देखते हैं, इसको अगर हम डॉटेड पीछे की ओर मिलाएं तो हमको ऐसा लगता है कि ये लाइट कहाँ से अपीयर होकर आ रही है, ज़मीन से। तो हमको जो ये पेड़ दिखता है ये इन्वर्टेड दिखता है इस तरह से, ये पेड़ हमको यहाँ से इन्वर्टेड दिखेगा उल्टा, तो इसको बोलते हैं माइराज, ठीक है, मिराज। तो इस तरह से जो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है, यानी जो आपका जो इंसिडेंस एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो धीरे धीरे जब नॉर्मल से दूर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे इंसिडेंस एंगल बढ़ते जा रहा है। तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। तो ये मायराज का घटना है, तो ये मायराज की घटना होती है यहाँ पे। तीसरा इसका यूज कहाँ किया जाता है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, brilliance of diamonds and
अदर प्रीशियस स्टोन्स। डायमंड की ब्रिलियंस में, उसको चमक पैदा करने में, और दूसरे प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं, रत्न होते हैं, उनको बनाने में क्या होता है। आपको पता है जो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू डी, वो होता है 2.47, हाईली डेंस होता है। और क्रिटिकल एंगल जो होता है डायमंड एयर इंटरफेस के लिए, वो होता है आपका 23 डिग्री से डिग्री। अगर इंसिडेंस एंगल 23 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो क्रिटिकल एंगल इसमें बहुत ही लो है। तो डायमंड को इस तरह से काटा जाता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फेसेस बनाए जाते हैं। डायमंड में आप देखिए ना, लार्ज नंबर ऑफ इस तरह से उसमें इस तरह से फेस बनाए इस तरह से फेस बनाए, छोटे छोटे फेस बना के एक डायमंड इस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसमें छोटे छोटे फेस बनाए जाते हैं इस तरह से। तो छोटे छोटे फेस बनाने का कारण क्या है कि इसमें जो क्रिटिकल एंगल है, लाइट थोड़ा सा भी अगर तिरछी ऑब्लिकली जाती है तो लाइट वो क्या करती है, वो मल्टीपल फेसेस से रिफ्लेक्ट होती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट उसके अंदर जैसे ही जाएगी तो डायमंड के अंदर लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी फेसेस पे, टोटली इंटरनली। और लाइट ग्लो, जो डायमंड है ग्लो करता रहेगा। तो डायमंड को इस तरह से काटा जाता है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फेस बने। जैसे ही लाइट रे डायमंड के अंदर एंटर होती है एक फेस से, तो इसमें बहुत ज़्यादा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। और ये तब तक होते रहते हैं जब तक कि लाइट पूरी तरह से डायमंड में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखी लाइट से अंदर है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। और इस तरह से जो हमको डायमंड होता है वो शाइन करता है, बहुत ही ब्रिलियंटली शाइन करता है। चौथा, इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर बनाने में। ऑप्टिकल फाइबर्स आज का जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर से चलता है। ऑप्टिकल फाइबर को जॉन टिंडल ने 1870 में डेमोन्स्ट्रेट किया था। 1870 में जॉन टिंडल, इन्होंने ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक लाइट को दिखाया था कि लाइट को हम कर्व पाथ पे कैसे फॉलो किया जा सकता है, एक थिन स्ट्रीम वाटर से लेके, जो एक वाटर टैंक से बाहर आ रही थी। तो एक वाटर टैंक था, यहाँ से जो आपकी वाटर रे थी वो बाहर की ओर आ रही थी स्ट्रीम। तो उसमें लाइट को इस तरह से उन्होंने गुजारा कि लाइट भी इसी के अंदर से, लाइट इसी के साथ भी वो साथ में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी। तो इस इफेक्ट को उन्होंने फाउंटेन्स में यूज किया। जैसे फाउंटेन में हम गुजारते हैं तो फाउंटेन भी रंगीन दिखता है ना, तो पानी के फुहारे। द लाइट फॉलोज कर्व पाथ, तो लाइट कर्व पाथ फॉलो करती है और एक सीरीज का टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर को लाइट को ट्रांसमिट कराने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कर्व पाथ में लाइट को ट्रांसमिट कराने में किया जाता है। क्योंकि हम देखो वायर का यूज अगर हम करते हैं तो वायर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती रहती है, तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको अटेन्यूएटर जो होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल बना सकते हैं, ऐसा फाइबर बना सकते हैं जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर सकती है और लाइट उसमें टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर बहुत दूर तक जा सकती है बिना अपनी एनर्जी को लॉस किए हुए। तो ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ लाइट को ट्रांसमिट करने में किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, कर्व पाथ में, और बहुत ही इफेक्टिव मैनर में हम इसको कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा ये वायर का जो वायर होता है इसके अंदर बहुत पतले पतले रेशे होते हैं। वायर के अंदर बहुत पतले पतले फाइबर्स होते हैं। ये वायर का एक बंडल होता है, एक वायर होता है, ये पूरा लेमिनेटेड होता है। तो इसके अंदर से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पतले पतले आपको स्ट्रैंड्स मिलेंगे, थ्रेड्स मिलेंगे। ये पतले पतले जो रेशे जैसे है ना, ये पतले पतले रेशे ही एक पतला रेशा आपको फाइबर कहलाता है। तो यही ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी के ग्लास और क्वार्ट्ज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होता है, उससे बनाया जाता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत महत्व है। तो अगर हम एक फाइबर को देखें, तो एक छोटे से फाइबर को देखें तो उस फाइबर को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। एक छोटा सा फाइबर इस तरह से होता है, ये तो ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर का होता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर के बीच जो ये ऑप्टिकल फाइबर का लेयर होता है, ये वाली लेयर, ऊपर और नीचे की लेयर, ये एक्चुअली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भरा होता है। इसमें एक
इन दोनों के बीच में भी एक मीडियम भरा होता है और इसके बीच में लाइट ट्रेवल करती है। इन दो वायर्स के बीच में ये पाइप्स होते हैं, इनके बीच में लाइट ट्रेवल करती है एक्चुअली। तो हम इसको किससे बनाते हैं? एक फाइन क्वालिटी का ग्लास होता है और क्वार्ट्ज होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता है ग्लास या क्वार्ट्ज जो भी होंगे 1.7, उससे इसको बनाया जाता है। तो द थिकनेस ऑफ स्ट्रैंड इज अबाउट 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। जो स्ट्रैंड की थिकनेस होती है, यानी जो जो ये वाला स्ट्रैंड होता है, इसकी जो थिकनेस होती है एक्चुअली, ये वाली थिकनेस वो 1.6 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होती है। और जो स्ट्रैंड होता है वो लेयर से कोटेड होता है, यानी ये लेयर है एक्चुअली। और लेयर के अंदर भी क्या होता है, ये लेयर के अंदर भी कुछ मीडियम भरा होता है और इसके बीच में लाइट ट्रेवल करती है। इस लेयर के अंदर में इस लेयर को जो बाहर है उसको बोलते हैं कोटिंग, इसमें कोटिंग करी जाती है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो था 1.5 के समथिंग। और जो अंदर मटेरियल भरा होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं फाइबर मटेरियल, जो इसके अंदर होता है फाइबर मटेरियल। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7। तो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और इसमें जो कोटिंग के अंदर भरा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्यों? क्योंकि जब लाइट इसी तरह से इंसिडेंट होगी इन पर, तो आपको पता है जो लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, लाइट को हाई डेंसिटी से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर जाना चाहिए। और लाइट को हम इस तरह से ऑब्लिकली गुजारते हैं कि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाए इसके अंदर, और लाइट धीरे धीरे इस तरह से ट्रैवल करती रही जाएगी वो टोटल इंटरनल। तो लाइट जब किसी एंगल से इसमें इंसिडेंट कराई जाती है, तो ये आपका इंटरफेस हो गया। तो ये लाइट गई, तो अब लाइट जैसे इस मटेरियल के अंदर जाती है तो रिफ्लेक्ट होगी पहले। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसका जो इंसिडेंस एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट यहाँ पर आप सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होगी। फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से ये रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट आगे की ओर ट्रैवल होती रहेगी इस फाइबर के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे फाइबर्स होंगे तो लाइट इसमें इस तरह से ट्रैवल होती रहेगी और इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत ज़्यादा दूर तक कैरी हो सकती है। तो एंगल जो होता है वो ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, इंसिडेंस एंगल। तो लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन होता रहता है जब तक कि लाइट इंसिडेंट ग्रेटर नहीं हो जाता। तो हर एक फाइबर एक पाइप की तरह काम करते हैं और इस तरह से एक बंडल बनाया जाता है इन फाइबर्स का, जो इमेजेस को यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करने के काम में आता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो लाइट को बेंड नहीं करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लाइट को बेंड नहीं करता है, ये केवल रिफ्लेक्शन करता है लाइट को। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हमारा बहुत ही ग्रेट यूज है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसका मॉडर्न यूज में इंटरनेट में भी बहुत यूज होता है। पहला, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। कंप्यूटर्स में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ट्रांसमिटिंग रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने में, ट्रांसमिट करने में काम आता है। जो लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा यूज, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल्स। ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड 2 डायमेंशनल पिक्चर्स, जो पिक्चर्स होती है हमारी उनको भी सेंड करने में काम आता है। तीसरा यूज, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज मेकिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस। मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस में काम आते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ डॉक्टर कैन यूजुअली एग्जामिन द इनसाइड ऑफ स्टमक, उसमें यूज़ किया जाता है। इंस्टेंटाइन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे एंडोस्कोपी बोलते हैं हम, एंडोस्कोपी में इसका यूज़ होता है, यानी पेट के अंदर हम देख सकते हैं मेडिकल साइंस में। फोर्थ, ऑप्टिकल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स, इससे फोटोमेट्रिक सेंसर्स बनाए जाते हैं। और मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो के मेज़र करने में काम आता है। 5वां यूज़, ऑप्टिकल फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्ट्रोमीटर्स, रिफ्रैक्टोमीटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। और इसको रिफ्रैक्टोमीटर्स का यूज़ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को मेजर करने में काम आता है। छठा, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स ये सेंसर्स जो होते हैं इनका यूज़ टेम्परेचर और प्रेशर मेज़र करने में काम आता है। तो ये हमारे पास यूज़ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के ऑप्टिकल फाइबर से लेके टोटली रिफ्रैक्टिव प्रिज्म तक। तो ये हमारे यूज़ थे।